गाइस इस वीडियो को देखने से पहले इसके पीछे के 3 पार्ट्स देख लिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और वीडियो देखते देखते अभी लाइक कर दे, बाद में आप लाइक नहीं करना भूल जाते हैं। कहानी पिछले एपिसोड से शुरू होती है। वो लड़की एमसी को कहती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। उस पर हमें एमसी दिखाया जाता है जिसने हाथ पे मैजिक सर्कल बनाया होता है, ब्लू कलर का मैजिक सर्कल होता है। इसकी पावर वाटर की होती है। एमसी उससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट गोलम के मुंह पे कर देता है, जिससे गोलम के मुंह पे बहुत सारा पानी गिरता है। पानी इतना ज़्यादा होता है कि ऊपर से बारिश आ जाती है, जिससे नीचे एमसी और वो लड़की गीले हो जाती हैं। वो लड़की एमसी को कहती है, तुम वाटर मेज हो ना, तुम वाटर इस्तेमाल कर पा रहे हो, तुम वाटर एलिमेंटल मेज हो। फिर वो दोनों कुछ देख के हो जाते हैं। वो गोलम को कुछ भी नहीं हुआ होता, जिस पर वो लड़की कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक वाटर में जो और तुम्हारी लेवल 1 की स्पेल के आगे मेरा गोलम क्या टिक नहीं पाएगा, तुम खुद को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि उस गोलम को एक स्क्रैच तक नहीं पड़ा हुआ होता और गोलम से सलामत खड़ा होता है। इस पर वो चोर उन दोनों को देख के हंसने लगता है। वो कहता है, इन चूजों को पता नहीं ये पंगा किससे ले रहे हैं, इनके सामने इनका बाप खड़ा है, इनको पता ही नहीं इनका बाप कौन है। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ चूजों, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। फिर वो अपने गोलम को कहता है, गोलम ये देखो, ये तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर पानी फेंक रहे हैं, ये खुद को कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं और तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, इनको इनकी औकात दिखा दो। तभी गोलम को गुस्सा आता है। गोलम अपना हाथ उठाता है, फिर पंच मारने के लिए नीचे को हो जाता है। गोलम कहता है, मर जाओ। फिर तभी एमसी अपने हाथ में मैजिक बनाने लगता है। एमसी अपने हाथ में मैजिक बना के वाटर कैनन शूट करता है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कैनन होती है, ये उस पे हाथ पे जाकर लगती है गोलम के। वो लड़की तभी पीछे से कहती है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम अंधे हो, उस पर ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, हम दोनों मरने वाले हैं यहाँ पे। वो चोर उन दोनों को देख के हंसने लगता है। वो कहता है, अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दो, तुम्हें पता है तुम्हारा अब्बू कौन है और हम तुम्हें मारने वाले हैं, तुम बच के नहीं जा सकते हमारे यहाँ से। एमसी तभी अपनी पावर ज़्यादा कर देता है। एमसी कहता है, मुझे इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, मुझे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। एमसी फिर पावर की प्रेशर और ज़्यादा कर देता है। प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि गोलम के हाथ में क्रैक आने लगते हैं। एमसी कहता है, इतना काफ़ी नहीं है। एमसी और जोर लगाता है और उसका बाजू में पूरा पार देता है, आर पार कर देता है वो पानी। ये देख के वो चोर के एकदम फट जाता है। चोर कहता है, अब मुझे कौन बचाएगा, ये गोलम नहीं मरना चाहिए, ये गोलम को इस चिद्दी से बच्चे ने आखिर कैसे मार दिया। फिर हमें दिखाया जाता है वो गोलम का एक हाथ टूट चुका होता है। गोलम बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। गोलम अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है। तभी वो एमसी वहाँ से लड़की को लेकर साइड में छलांग मार देता है। वो गोलम का हाथ जैसे ही नीचे लगता है तो उसकी जो से वाइडर पॉइंट्स होते हैं वहाँ में से धुआं निकलने लगता है और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैक्स आ जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गोलम के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर रहे होते हैं। फिर वो चोर देख कर डर जाता है। चोर कहता है, यार तुम गोलम ऐसे नहीं मर सकते, तुम मर गए तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, ये मेरे साथ क्या करेंगे, तुम ऐसे नहीं मर सकते। वो फिर गोलम आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे गिर रहा होता है, वो पूरा टूटने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं कि एमसी स्किट मार के स्टाइल में जो स्लिप मार के खड़ा हो रहा होता है। वो लड़की को उसने पीछे फेंक दिया होता है। लड़की कलाबाजियाँ खाते हुए पीछे चली जाती है। चोर अपने हाथ वाला मैजिक दोबारा इस्तेमाल करने लगता है। चोर कहता है, मेरे गोलम तुम ऐसे नहीं मर सकते, तो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। एमसी कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम अगर एक मैसेज एक बार यूज़ कर रहे हो तो वो तुम दोबारा दूसरा यूज़ नहीं कर सकते उसके साथ। तभी वो लड़की नजर आती है। लड़की कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे कैसे पकड़ के आगे फेंक दिया, और उससे भी बड़ी बात तुम ये कर क्या रहे हो। एमसी उधर मैजिक कर रहा होता है। वो लड़की उसका मैजिक देख के कहती है, अभी एक टाइम पहले इसने 1 स्टार का मैजिक किया, अब ये दोबारा मैजिक कर रहा है, आखिर ये है कौन। तभी एमसी दिखाया जाता है जो मैजिक कास्ट कर रहा होता है। वो मैजिक स्पेल बोल रहा होता है जो बहुत मुश्किल है, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा और आपको भी फायदा नहीं है। आगे वो स्पेल को आसमान में छोड़ देता है, जिसकी वजह से जमीन में दरारें आती है, जमीन में से क्रैक्स आके वो स्पेल आगे को जाने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं कि जमीन में से बेलें निकलती है वो दरख्तों की, जो जाके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है। वो उस गोलम के आर पार उसको पकड़ के उसको दबाने लगती है। वो इधर उधर से निकल रही होती है हर जगह से। वो उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है, सही तरह जकड़ लेती है। वो बेचारा चोर चीखे मारा होता है। वो कहता है, मेरे गोलम को छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। फिर वो बेल गोलम के आँख में मार के गोलम का काम तमाम कर देती है। फिर वो बेले जाके उस चोर को भी पकड़ लेती है। चोर कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो बेले उसको नहीं छोड़ती। तभी एमसी उस चोर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वो चोर बेचारा डर जाता है। एमसी उसके पास जाता है, कहता है, तुम्हारे हाथ में ये ब्रेसलेट बहुत
पर लग रहा है, चलो मैं उसको देखता हूँ ये कैसा है। एमसी उसको देखता है, एमसी कहता है ये तो एक आर्टिफैक्ट है। मैं इसको देख के क्यूरियस हो गया था, मुझे ये पसंद आया है। एमसी उसको हाथ में पकड़ रहा होता है, तभी वो चोर चीखे मारने लग जाता है। वो एमसी को कहता है तुम चोर हो, तुम मेरे हाथ से ये सामान ले रही है तो मेरा है। एमसी कहता है ये देखो ये किसके मुंह से निकल रहा है, ये खुद ही चोर है, इसने अभी यही चोरी की है, इसीलिए ये पकड़ा गया है। एमसी उसको वहाँ से जाने लगता है। वो आखिर एमसी से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम इतने ज़्यादा मल्टीकास्टिंग कैसे कर रहे थे। एमसी कहता है मैं नहीं। एमसी उधर इसको इग्नोर मार के चला जाता है। एमसी कहता है अगर मैंने इसको बता भी दिया फिर भी इसको भरोसा नहीं होना। एमसी फिर उस ब्रेसलेट को देखता है। एमसी कहता है ये बिल्कुल बेल क्यूरियस की तरह है, ये भी किसी भी 1 स्टार या 2 स्टार लेवल को ये कॉपी कर सकता है इसके मैजिक को। इसमें 2 स्टार लगे हैं, इसीलिए 2 स्टार लेवल के मैजिक कॉपी कर सकता है। उसके बाद एमसी वापस बाज़ार में जाता है। बाज़ार में उसको वही आंटी नज़र आती है। वो आंटी के आंखों में आंसू होते हैं। एमसी उसको जाकर उसका सामान लौटा देता है। वो उसके हाथ में उसको लौटाता है, कहता है इसको अगली बार संभाल के रखना, जिसको लेकर आंटी के खुशी के आंसू आने लगते हैं। तभी वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सारे एमसी को चीयर करने लगते हैं। वो कहते हैं हमारे सेवियर आ गए, हमारा गार्डियन आ गया, हमारा बचाने वाला मसीहा आ गया, सुपर हीरो आ गया। उनमें से कोई एक भी होता है, वो कहता है वो वार्डन जो लड़की थी उसने भी अच्छा किया, ये पागल ही होगा, आखिर कौन बता सकता है कि उसने अच्छी की थी। सबने देखा है कि सब कुछ एमसी ने किया था। एमसी बेचारा शर्मा रहा होता है। तभी उसको अचानक याद आता है कि मैंने एग्ज़ाम भी देना था। एमसी वहाँ से भागने लगता है। पीछे उसको चोर देखता है। चोर कहता है तू पुत्र मुझे अगली बार मिल, मैं तेरे से पूरा बदला लूँगा। वो उसको गालियाँ दे ही रहा था, तभी वो उसके गले पे कोई चाकू रख देता है। ये शहर के रॉयल गार्ड्स होते हैं जो उसके गले पे चाकू रख देते हैं। एक बार तुम इस चोर की शक्ल तो देखो, थोड़ी देर पहले ये एटीट्यूड की बातें कर रहा था जब इसके पास गोलम था, अब इसकी एक बार शक्ल देखो ज़रा, मुझे तो हंसी आ रही है। उसके बाद एक उनका गार्ड वहाँ लड़की के पास जाता है। वो कहता है क्रिस्टा। तभी हमें वो लड़की उसकी तरफ देखती है। वो देखती है कि ये उसकी प्रोफेसर होती है। वो कहती है प्रोफेसर कैरोलिन। तभी वो बताती है कि तुम्हें कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा हंगामा नहीं मचाना चाहिए था, तुम्हें गोलम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। तब क्रिस्टा कहती है हाँ प्रोफेसर मैं सही, आप सही कह रही हैं। तभी वो बताने लगती है कि जो बंदा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जिसने यहाँ सबको बचाया, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और उसकी स्पीड प्रोफेसरों के बराबर थी। क्या आपने उसे देखा? जिस पर प्रोफेसर कहती है हाँ मैंने उसको देखा था। तो फिर वो आगे क्रिस्टा कहने लगती है कि वो सिलेक्शन मीटिंग के टाइम पे वो बंदा मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा था, आखिर इस दरमियान क्या हुआ है? प्रोफेसर कहने लगती है आखिर अगर वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे आया था तो वो यहाँ पे तुम्हारे साथ कर क्या रहा था? तभी उस लड़की को क्लिक होता है। वो कहती है प्रोफेशनल एग्जाम, मैं भी तो यहाँ पे एग्जाम के लिए आई हूँ। इस पर प्रोफेसर बताते हैं एग्जाम तो काफी टाइम पहले शुरू हो गया, क्या तुम अभी तक यहीं पे हो? फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो अपनी पूरी जान के साथ भाग रहा होता है कि एग्जाम की तरफ। प्रोफेसर लिस्टर से कहती है अगर तुम एग्जाम देने आई थी तो तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? एग्जाम तो काफी टाइम पहले शुरू हो गया, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। हमें एमसी दौड़ता हुआ दिखाया जाता है जो अभी तक नहीं पहुंचा हुआ और वो दौड़ा होता है। उसके बाद हमें प्रोफेसर का रूम दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई बुक ले रहा होता है। ये वही प्रोफेसर कैरोलिन होती है जो बुक में एमसी के बारे में तलाश कर रही होती है। उसको पता लगता है कि एमसी किसी भी मैजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और उसने कोई भी ऐसी अचीवमेंट नहीं की जिसमें उसका नाम लिखा हो, जिससे उसका नाम मशहूर हुआ हो। वो कहते हैं आखिर मुझे समझ नहीं आ रही इसको प्रोडिजी क्यों कहा जाता है, जो लुडविग फैमिली को ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ज़्यादा कैलेमिटी लेके आएगा। तभी वो कुछ पढ़ के हैरान हो जाती है। वो पढ़ती है कि ये अपने ग्रैंडफादर स्क्वायर लुडविग के पास 3 साल इसने काम किया हुआ है। वो कहती है कि उसने स्क्वायर लुडविग के पास काम किया हुआ है जो ओसरी स्कूल का हेड भी रह चुका है और बहुत बड़ा ग्रेट मेज था। वो ये नहीं देखता था कि फैमिली है तो इसको छोड़ दो, वो किसी पे रहम नहीं दिखाता था। वो उन बंदों को छोड़ देता था जो उसको रिजल्ट नहीं दिखाते थे और जो इम्प्रूव करके स्ट्रॉन्ग नहीं बनते थे। उसने तो अपनी खुद की बेटी को भी नज़रअंदाज कर दिया था जब उसने अच्छे से रिजल्ट नहीं किए। अगर ऐसा बंदा इसके असिस्टेंट बैठा है, ये इससे जीनियस बंदे का असिस्टेंट बैठा है, तो ये सारे स्कूलों में सबसे टॉप लेवल का जीनियस होगा जो प्रोडिजी हमारे पास पढ़ने आया है। मैं इसके बारे में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसको अच्छी तरह टेस्ट करना पड़ेगा, इसकी स्किल्स कैसी है। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है जिस पर उसके असिस्टेंट आती है। वो उसको कहती है मेरी काउंसलर के साथ मीटिंग अरेंज करो, मैं एक स्पेशल एडमिशन के बारे में उससे बात करने जाऊंगी। सुबह वो एक जगह पहुंचती है जहाँ पर कोई उसको कहता है कि ये हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है ना, मैं सही कह रही हूँ, टैलेंटेड बच्चे इसी जगह पे आते और इसी महीने में आते हैं। फिर वो आगे बहुत सारे बच्चों का नाम ले रही होती है जो उसके हिसाब से टैलेंटेड होते हैं। वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा गाइस, आपको समझ नहीं आएगी, वो आगे जाके आपको आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर पता लगेंगे, ये कौन सा कैरेक्टर, ये कौन सा, इनकी पावर्स क्या है, वो आगे जाके पता लगेगा। फिर हमें दिखाया जाती है पर्पल बालों में एक औरत होती है, पता नहीं मर्द होता है, ये यहाँ
यहाँ का काउंसलर होता है, स्कूल का हेडमास्टर। फिर वो आपस में बातें करने लगती हैं। वो मैडम कहती है कि यहाँ पे 8 लेट कमर्स आई हैं, 8 बच्चे जो लेट आए हैं इस दाखिले से। इनमें वार्डन फैमिली ने अपना टैलेंटेड बच्चा भी भेजा है, लेकिन मुझे लगता है ये अकेले ही सफ़र करेगा। फैमिलीज और ये 8 स्कूलों में लड़ाई बहुत टाइम से चलती आ रही है और हमें नहीं चाहिए कि हम इसमें बच्चों को शामिल करें। लेकिन ये भी एक स्पेशल सिचुएशन है। मैं सारे प्रोफेसर्स और सब किसी को स्टाफ को नोटिफाई कर देती हूँ, इन बच्चों पर स्पेशल नज़र रखो और अपनी हाथ चला के भी करो। अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे से बात करो। फिर हमें दिखाया जाता है ये डिलाटन की हेड मास्टर काउंसलर होती है, इसका नाम मेडिलिया पेज होता है। हम इसको हेड मास्टर ही कहेंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, आपको भी समझ में आए। तभी हेड मास्टर उस प्रोफेसर से पूछती है क्या मसला है। प्रोफेसर कहते हैं ये आपके लिए बहुत जल्दी, आप इतना जल्दी फैसला कर रही है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर इस पर हेड मास्टर कहते हैं मुझे जल्दी बताओ और बताओ मुझे। वो कहती है आप किस बारे में बात करनी है। वो कहती है और जीनियस लोग भी आए होंगे यहाँ स्कूल में, के बारे में मुझे बताओ। सिर्फ क्रिस्टा नहीं आई है और भी फैमिली से कई जीनियस आ रहे हैं, मुझे सबकी रिपोर्ट दो। जो प्रिंसिपल होती है वो प्रोफेसर से पूछती है क्या तुम उस बच्चे के बारे में तो बात नहीं करी जिसे तुमने एडिशनल एग्ज़ाम से पास किया ज़बरदस्ती ले जाकर। जिस पर प्रोफेसर कहती है अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में बता भी दिया तो तुम यकीन नहीं करोगे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो एक प्रोडिजी है। जिस पर वो डीन कहती है कि तुम्हें इधर उधर मुँह मारने की आदत तुम्हारी गई नहीं, अभी भी तुम वही हरकतें करती हो। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है हमें रेन लिटरिक को एडमिशन लेने देना चाहिए और उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर वो हेड मास्टर उसकी रिपोर्ट देखती है। वो कहती है मैं भी क्यूरियस हूँ आखिर वो इस सिचुएशन में क्या एक्ट करेंगे। फिर वो कहती है हमें वैसे भी पता लग जाएगा, उसका जो होम रूम टीचर है वो ओवन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो उन सबको बता देगा। वैसे तुमने बताया था कि वो कोई रिवार्ड्स नहीं लेगा, क्या ये सच बात है? जिस पर प्रोफेसर कहते हैं हाँ वो कोई भी रिवार्ड्स नहीं लेना चाहता और वो नहीं चाहता कि सबको पता लगे कि वो हीरो है, वो बस बैठ के और बुक्स पढ़ना चाहता है और मैजिक सीखना चाहता है। जिस पर वो हेड मास्टर कहते हैं वो काफ़ी अजीब बंदा है। प्रोफेसर कहती है कि अजीब बंदे महान मैजिशियन बनते हैं, मेरी मास्टर मुझे ये कहा करती थी, और वैसे भी आज तुम ज़्यादा कुछ चमकती हुई नहीं लग रही हो, वजह क्या है? जिस पर वो हेड मास्टर कहती है तुम हमेशा की तरह ज़िद्दी हो, तुम्हें पता है ना कि वो जोन सा चोर जिसने रेन ने जिसको पकड़ा था वो डार्क मैजिक से मिला हुआ और डार्क चर्च से उसके ताल्लुकात हैं। जिस पर प्रोफेसर कहती है नहीं मुझे नहीं पता था, वो तो स्पेशल डिवीज़न वाले संभाल लेंगे ना, हमारे पास इतना मसला नहीं होगा, वो हमें कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जिस पर हेड मास्टर कहती है वो बहुत जल्दी आएंगे। प्रोफेसर ये बात सुनकर कहते हैं मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। हेडमास्टर कह रही है तुम तैयार रहना वो आएंगे। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो बैठा होता है, उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। एमसी बताता है कि मुझे उसके बाद सुबह टाइम कांटेक्ट किया गया, मैं एग्ज़ाम में लेट आया था, फिर वो मुझे दाखिला दे दिया गया और मुझे एनरोलमेंट कर दिया गया, अब मैं अकेडमी जाऊँगा। उसने मुझे ऑफ़र दी कि मैं एडिशनल एग्ज़ाम के नाम पर आ जाऊँ और वहाँ पर आके एडमिशन ले लूँ दूसरे तरीके से, क्योंकि मैंने रेगुलर एग्ज़ाम के लिए मैं लेट हो गया। उसे ये डर था कि ये मेरी इज्जत ख़राब कर देगा कि मैं रेगुलर एग्ज़ाम नहीं लेके दूसरा एग्ज़ाम लूँ, लेकिन मुझे इससे कोई मसला नहीं था। फिर मैं उस अकेडमी के सामने खड़ा हो गया जिसे एक जीनियस के कहा जाता था और इसको अकेडमी ऑफ नॉलेज और पिलर ऑफ नॉलेज पता नहीं कितने सारे इसको टाइटल दिए गए थे। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो यूनिफॉर्म चेंज करके उसमें दाखिला ले लेता है और वो बिल्डिंग में जा रहा होता है, उसकी गोल्डन और वाइट कलर की यूनिफॉर्म उस पर बहुत जच रही होती है। एमसी कहता है स्कूल और मेरा कभी कनेक्शन था ही नहीं, मैं जब छोटा था मेरी पिछली लाइफ में तो मैं ओसरी स्कूल में मैंने सारा कुछ मैजिक सीखा, और जब मैं रीइंकारनेट होकर इस लाइफ में आया तो मैंने अपनी फैमिली से मैजिक सीखा। मुझे मैजिक सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं हुई, अभी भी मुझे कोई मैजिक सीखने की ज़रूरत नहीं और मुझे महसूस नहीं होता, लेकिन मैं बस ये देखना आया हूँ कि मेरी कंपेनियन एस्टर ने मेरे लिए क्या बोझा है और वह मेरी लाइफ के दूसरे एंड पे मेरे लिए इंतज़ार कर रही है, मैं इसीलिए सिर्फ यहाँ पे आया हूँ। एमसी ये एक बार सब कुछ सोच कर अपने पिछले पलों को सोच के खुशी खुशी आगे जा रहा होता है। तभी उसको पीछे से वही लड़की आवाज़ लगाती है क्रिस्टा नाम वाली, जिसे सुनकर एमसी उसको पहचान लेता है। एमसी अनोइड फेस बना लेता है, एमसी उससे तंग आ चुका होता है। एमसी उसको हाई करता है जिस पर वो कहते हैं तुम तो वही हो ना, तुमने मेरी हेल्प की थी, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। नहीं तुमने मेरी हेल्प क्यों की, मैं अकेले ही कर सकती हूँ। वो फिर एटीट्यूड दिखाने लगती है, शुरू में उसको थैंक यू कह रही होती है, फिर वो एटीट्यूड दिखाने लगती है उसको। भी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब क्रिस्टा को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं ये क्रिस्टा वार्डन है ना, ये वार्डन फैमिली की वो बहुत बड़ी लड़की है जो प्रोडिजी है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और ये दूसरा बंदा रोएन लुडविग है ना जो प्रोडिजी कहलाता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर ये सुनकर
क्रिस्टा सबसे पहले सीधी हो जाती है, फिर एमसी को कहती है रेन तुम्हें खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हें अपना ओपोनेंट एक्नॉलेज किया है, मैं तुम्हारे साथ राइवल हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूँगी। जिस पर रेन कहता है मैंने ये जितना सोचा था ये उससे मशहूर है और ये अब मुझसे लड़ाई क्यों करना चाहती है, आखिर ये मेरी लाइवर क्यों बनना चाहती है। इससे मुझे उस लड़की के गूज बम्स आते हैं जो मेरे से मेरी पिछली लाइफ में मेरी चीज़ का नाम घीस लिया था। एमसी कहता है ये एक राइवल वाली चीज़ें मुझे बहुत अनोइंग लगती है, मुझे पसंद नहीं है राइवल वाली चीज़ें और मेरे साथ कोई मुकाबला करे। ये सुनकर क्रिस्टा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है तुमने उस वक्त वो जो देखा था, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना ही है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम रिग्रेट करने वाले हो, मैं तुम्हें अपना मैजिक दिखाऊंगी। वो फिर मैजिक करने लगती है, उसके हाथ में चैंटिंग्स बन जाती है और माना निकलने लगता है। अपनी पावर से वहाँ पर स्टैंड स्टॉर्म ले आती है जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आती है। वो आंधी इतनी तेज़ होती है कि शायद में बच्चों को भी उड़ा रही होती है। एमसी कहता है क्या इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इधर आसपास इतने लोग हैं सबके सामने लड़ रही है। उस पर वो लड़की कहती है क्या तुम्हें मेरी पावर्स का अंदाज़ा हो गया, अब तुम्हें क्या लगता है तुम क्या अपना फुल पोटेंशियल दिखाओगे मेरे सामने, क्या तुम मुझे अपना राइवल चुनते हो। एमसी कहता है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि सेल रीइंकार्नेट होगी और मेरी लाइफ में वापस आ गई हो, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे अभी इसको इसका मज़ा चखाना पड़ेगा, इसको मुझे बताना पड़ेगा मैं आखिर कितना पावरफुल हूँ। तभी साइड में से आवाज़ आती है, वो कहते हैं एक टायरेंट फैमिली का टायरेंट और दूसरे एक अकेडमी का जीनियस आपस में लड़ाई कर रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच घमासान युद्ध चली हम देखते हैं। फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है, ये ग्रीन कलर के इसके बाल होते हैं, इस बंदे के लिए बहुत गंदा बंदा होता है, इसका ह्यूबर्ट होता है जिसकी टट्टी जैसे बाल होते हैं। जब ह्यूबर्ट वहाँ पे पहुँचता है तो आसपास बच्चे बात करने लगते हैं, वो कहते हैं ह्यूबर्ट वो वाले स्कूल से आया है ना, जिस पर दूसरा कहता है ह्यूबर्ट और क्रिस्टा की फैमिली में बहुत सी लड़ाई चल रही है, ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। फिर ह्यूबर्ट लिस्टा को कहता है तुम लड़ाई करो, तुम रुक क्यों गई, जिस पर लिस्टा कहती है सॉरी मगर मैं ऐसी निकम्मी ऑडियंस के साथ मैं ऐसे नहीं कर सकती, ये तो किसी को चीयर भी नहीं कर रही और तुम्हारे ऐसे बदबूदार की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी नहीं चाहती तुम्हारे जैसा कमज़ोर बंदा मेरी मैजिक से हर्ट हो जाए, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए, मैं अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर रही। जिस पर ह्यूबर्ट भी बोलने लगता है हाँ मैं तुम्हारी तरह रोंदू थोड़ी हूँ जो हर जगह पे जाके रहूँ, वैसे ये कोई बुरी अच्छी बात नहीं है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करो, अपनी कद से भी बड़ी और औकात से बड़ी बातें करो, तुम्हारा मैजिक तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सामने हमारी फैमिली के सामने हमारी फैमिली बहुत ग्रेट है। लिस्टा कहती है तुम्हारे जैसे भगोड़े और भगने वाले को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, तुमने तो भाग के अपनी फैमिली का नाक कटा दिया है। फिर उस पर ह्यूबर्ट कहता है तुमने भी अपनी फैमिली की कोई इज्जत नहीं रखी, तुम आखिर उन सबके सामने रोंदू निकली, तुमने कोई भी अपना मैजिक अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, तुम अपनी फैमिली के नाम पर धब्बा हो काला धब्बा। फिर वो साइड में एमसी की तरफ देख के कहता है तुम्हारी प्रेजेंस इतनी छोटी है कि मैंने नोटिस ही नहीं किया, मैं आई एम सॉरी, तुम बहुत छोटे बंदे मुझे लगते हो, तुम अकेडमी के जीनियस हो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट पे करता हूँ, तुम मेरी शक्ल की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरी शक्ल पे कुछ लग गया है क्या, या मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया है। जिस पर एमसी कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें देख रहा था और सोच रहा था आखिर तुम हो कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें मैजिक भी आता है, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें मैजिक अच्छे से आना चाहिए और हाई लेवल आना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगा तुम जैसे निकम्मे के साथ। जो सुनकर वहाँ पे सभी शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि ग्रीन बालों वाला टट्टी ह्यूबर्ट भी शौक हो जाता है। वो कहता है छोटे बच्चे तुमने मेरे बारे में क्या कहा। तभी वहाँ से क्रिस्टा जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्रिस्टा कहती है जरा अपनी तरफ देखो तो सही, तुम ऐसे बंदे से बिस्ती खा रहे जिसको तुमने कभी जिंदगी में पहली बार देखा नहीं, और तुम्हारी वो अच्छे से टिका के बिस्ती कर रहे और तुम कुछ कह भी नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हें सारे तुम्हारी फैमिली में निकम्मा कहते, तुम्हारे हाथ से कुछ आता ही नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अब तक मर चुकी होती। जो सुनकर ह्यूबर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो आग बबूला हो जाता है। तभी पीछे से एक आंटी आती है, वो कहती है तुम सारे न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गप्पे लगा रहे हो, जल्दी आओ, वहाँ पे असेंबली शुरू हो गई, वहाँ पे मास्टर डीन ने आना है। और क्रिस्टा तुम क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ सबकी रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हें तो सबसे पहले आना चाहिए, जल्दी से यहाँ पे दफ़ा हो जाओ। जिस पे कहती है वो मैं आती हूँ। पीछे ऑकवर्ड माहौल बन जाता है, सारे चुप खामोश होते हैं। ह्यूबर्ट की बड़ी बेइज्जती हुई होती है, उसका मुंह लाल हुआ होता है। तभी वो क्रिस्टा जाते जाते एमसी को बुलाती है। एमसी कहता है अब इसको मेरे साथ क्या काम है। तभी क्रिस्टा कहती है मैं इस बार तो तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन मैं अगली बार ज़रूर वापस आऊँगी और हम दोनों अपना हिसाब चुकता करेंगे, मैं तुम्हें ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। पीछे बच्चे कह रहे होते हैं कि अकेडमी की जीनियस क्रिस्टा इस लड़के के पीछे के ऊपर पड़ गई है, ये नया लड़का आया, ये तो कोई फेयर बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, वो इसके पीछे ही पड़ गया, वो इसकी जान ना ले ले।
पीछे से दो लड़के आते हैं, वो कहते हैं क्रिस्टा को बहुत हार्ड टाइम होगा, ये बहुत अकेडमी का जीनियस है, तुम दोनों इस स्कूल से नहीं हो ना, तुम दूसरे स्कूल से आए हो, तुम्हें पता नहीं होगा। लेकिन एमसी जो है ना, वो यहाँ का जो पुराना हेडमास्टर था उसका असिस्टेंट रह चुका है, वो बहुत सख्त था और ये फाइट फेयर नहीं होने वाली। तभी हमें दिखाया जाता है उधर सारी ऑडियंस बैठी होती है, बीच में एक बंदा के शो शुरू करता है। तभी हमारे वहाँ पे गोबर वाला बंदा दिखाया जाता है, फिर एक और बंदा दिखाया जाता है, फिर एक और लड़की हमें दिखाई जाती है पिंक कलर वाली। ये बंदे हमें आखिर में जाके पता लगेंगे आगे स्टोरी में, जब स्टोरी प्रोग्रेस करेगी। उसके बाद हमें क्रिस्टा दिखाई जाती है जो आके भाषण देती है रिप्रेजेंटेटिव वाला, जो हमें ब्लर कर दिया जाता है। वैसे भी ये भाषण किसी काम का नहीं है। उसके बाद एमसी दिखाया जाता है जो बहुत बोर हो रहा होता है, वो कहता है आखिर ये सब कुछ कैसे ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। तभी बताया जाता है कि हेडमास्टर आ रही है, सब लोग सेटअप हो जाए। तभी दिखाया जाता है कि पर्पल शूज डालो वाली वो लड़की अंदर को आ रही होती है, उसने ब्लैक कैप पहनी होती है। ये बताया जाता है कि काउंसलर यहाँ पे वेलकम स्पीच देंगे, जिसको एमसी बड़े गौर से देख रहा होता है। फिर काउंसलर के बारे में बताया जाता है कि ये एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट मेज है इस वक्त की, इसका नाम मेडिला पेज है। उसके बाद वो एक नज़र से ऊपर देखती है, ऊपर सारा माहौल खामोश आ जाता है, सारे उससे डर जाते हैं। एमसी भी उसको बड़े गौर से देख रहा होता है। उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है कि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है मिस्टर पेज की। तभी एमसी को क्लिक होता है, एमसी को अपनी साथी याद आती है। एमसी कहता है इसको इसका पर्पल कलर इसके जेनेटिक्स से मिला है। फिर उसकी साथी दिखाई जाती है, एमसी और उसकी साथी। स्टूडेंट्स, मैं तुम्हारा डिलेटन में वेलकम करती हूँ और मैं तुम्हें ये बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, डिलेटन उन लोगों के लिए नहीं है जो यहाँ पे टाइम पास करने आए हैं। यहाँ पे सिर्फ तुम में से आधे लोग यहाँ से पास करके जाओगे और उनमें से भी मुट्ठी भर यहाँ से ग्रेजुएट कर पाएंगे। तुम सबसे पहले तुम 238 लोग हो, यहाँ में से आधे तुम्हारी बात ख़त्म होते जाएंगे, आगे आगे तुम्हारे ट्रायल्स आते जाएंगे, तुम्हारी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। हम यहाँ पे सिर्फ मैजिशियंस ट्रेन करते हैं, हम कोई मजाक नहीं करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है असली मैजिशियन बनने का और हिस्ट्री में अपना नाम लिखने का, तो तुम यहाँ पे डिलेटन में पढ़ सकते हो, वरना तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पढ़ने की। और मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। हम यहाँ पे पत्थर को तराश के उसको तेज़ करते हैं, जो सड़े हुए पत्थर होते हैं हमको उनको चमका देते हैं। तुम यहाँ पे एक दूसरे से बार बार टकराओगे और टकराते टकराते तुम आपस में तेज़ होते जाओगे और तुम ग्रो होते जाओगे। अगर तुम एक बार ग्रो हो गए तो तुम्हें मैं हेडमास्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक सीनियर विजार्डमैन की हैसियत से वेलकम करूंगी और मैं तुम सबको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। तभी सारे बच्चे थोड़ी देर के लिए खामोश होते हैं, फिर सब तालियां बजाने लगते हैं। ये सारी बातें उनके दिल पे जाके लगती है। फिर वो बड़ी बेडएस तरीके से वो अपनी एंट्री करती है, फिर वो वहाँ से जाने लगती है विजार्ड। गाइस, यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखे तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। मैं 100 के लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, आप लोग 100 लाइक्स कर दो अगले पार्ट के लिए और मैं इसका पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियो चेकआउट करो जो बहुत मजे की है। कुड़ी मैं तेनों कहंदा तेरे दिल विच रहिंदा, मेरे ना आवे तू दूर क्यों जावे। Hey you, never let me come into your hotel room, never let me come into your home side too. That's why she keeps loving what I do, that's why she calls me 2:15. तेरा दीवाना मेरी जाने जाना क्यों तकती नहीं, यार भी करा इजहार भी करा क्यों मानती नहीं। तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए, कर दे जवानी मेरे ना सोनिए। नी तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए, कर दे जवानी मेरे ना सोनिए। Yeah, she meets me in the lobby, more money and more body. मैनू चढ़ गई दीवाना मैनू कर गई। Girl, I'm feeling your body, तेरियां दावां सानू मारे। कुड़ी संगदी फिर भी मेरे उत्ते मरदी, जे मेरे नाल तू रखा मैं तेरे कदमां च दुनिया। मेरे हर पल दियां खुशियां तेरे मेरे नाल ने जुड़ियां। तेरा नू इन्ना ना सता हुण कर दे मैनू तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए, कर दे जवानी मेरे ना सोनिए। नी तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए, कर दे जवानी मेरे ना सोनिए।
सोनिए कर दे जवानी मेरे ना सोनिए नी तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए कर दे जवानी मेरे ना सोनिए मैं करा तेनू follow 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 दूर तू ना जा दिल कहे तेनू hello 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 नेड़े आजा मैं करा तेनू follow 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 दूर तू ना जा दिल कहे तेनू hello 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 नेड़े आजा yeah end up on my own and now they lively got some money in the bank they feeling lively tell me baby why you left me on the side eh cause I'll be waiting for you baby on the line eh oh kudi kendi hai oh jaane jana main ta kar gayi hai tenu deewana tere piche ta sara zamana jive lukya hai chupya khazana